भैया पैगाम को पढ़ते लाने हमने सुनेंगे, ठीक है, मत करो बिल्कुल चिंता। जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी जरूरत पड़ती है कुछ इसी अंदाज में सामने आते हैं। चुनाव नजदीक है तो जाहिर है उनके इस अंदाज की जरूरत बीजेपी को बार बार पड़ेगी। बुंदेलखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम हाउस में उनकी मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेंद्र जैन के साथ सीएम ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी के गढ़ बुंदेलखंड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसे संगठन में तालमेल बिठाने की कवायद के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव का समय है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है। लगातार हमारे उस क्रम में कैसे बैठकें हो रही हैं, बैठकों के माध्यम से नीचे का फीडबैक आ रहा है। हम जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको नीचे तक ले जाना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलाए हुए कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना, साथ ही साथ चुनाव की जो रणनीतियां होंगी उसको लेकर भी जो संबंधित टीम है वो बैठ कर के काम कर रही है। दरअसल बीजेपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जहां पर आकर तमाम मसले हल माने जाते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ये भूमिका बड़े अच्छे से निभाई है। और कहा भी जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में जो पार्टी अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत रखेगी उसके सत्ता में आने के चांस ज्यादा होंगे। इधर कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य को लेकर काफी सतर्क है और यदि बुंदेलखंड की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह इसी मुहिम में जुटे हुए हैं और बीजेपी की कवायद को इसी का काउंटर माना जा रहा है। शिवराज जी को अपनी चिंता है, समन्वय की चिंता नहीं। 5-6 लोग तो ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बीच में तो उनका समन्वय बन नहीं पा रहा है। शिवराज जी किस समन्वय की दुनिया में है, शिवराज जी जाने। शिवराज जी को अपनी चिंता है और लोगों को अपनी चिंता है और कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि शिवराज जी का समन्वय इस बार मध्य प्रदेश से बाहर का समन्वय दिखेगा। उनको घर बैठाने का काम अगर कोई करने वाला है तो इस बार कांग्रेस पार्टी करने वाली है। 2018 से लेकर 2023 तक एमपी की सियासत में काफी कुछ बदला है और इसका असर बीजेपी कांग्रेस दोनों संगठनों पर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसी भूमिका काफी अहम हो जाती है। अब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये भूमिका कैसे निभाते हैं ये देखना काफी अहम होगा। इस विधानसभा चुनाव में संगठन में तालमेल बनाना क्या दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है? संगठन का कोई भी मसला क्या बीजेपी बड़ी चतुराई से हल करती है? क्या 2018 की तरह ही दिग्विजय सिंह 2023 में भी कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मैं हूं ना। निश्चित तौर पर यह नारा बीजेपी में शिवराज जी की तरफ से है और कांग्रेस में कमलनाथ जी की तरफ से है। 2018 की तरह ही बड़ा दिलचस्प संयोग 2023 में भी है कि दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों के मैं हूं ना हैं। यानी अगर आप गिनती गिनेंगे तो 1 से लेकर 5 तक तो आप शिवराज जी करेंगे और इधर कांग्रेस में आएंगे तो कमलनाथ जी करेंगे, क्योंकि दोनों का कद, अनुभव, योग्यता और अपनी पार्टी को साथ लेकर चलने की क्षमता जो किसी टीम लीडर की सबसे बड़ी ताकत है वो इन दोनों नेताओं में बराबर मौजूद है, पूरी ताकत से मौजूद है। और यही वजह है कि मानने वालों की कमी नहीं है कि 2023 का चुनाव भी बहुत टक्कर का चुनाव है, कांटे का चुनाव है और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां अपने अपने अनुभवी लीडर्स के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही हैं। बात बीजेपी की इसलिए कि बुंदेलखंड के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के बीच कथित मतभेद, मतभिन्नता और सोशल मीडिया के जरिए उनके समर्थकों का विरोध ये बहुत चर्चा में रहा। बीते करीब 1 पखवाड़े तक इतना चर्चा में रहा कि पार्टी में, क्योंकि सत्ताधारी दल है बीजेपी, तो जाहिर है चर्चा में ये बात हो जाती है। और इसी बीच करीब बीते 1 महीने से शिवराज जी ने मेल मुलाकात का दायित्व शुरू कर दिया, क्योंकि
मुख्यमंत्री होने के बावजूद संगठन के एक माहिर महारथी की भूमिका भी इस चुनाव में शायद उन्होंने समझ लिया है कि उन्हीं को निभानी है। और अगर आप पीछे लौटेंगे, मुझे लगता है कि ये खंडवा के लोकसभा उपचुनाव की बात है, तो जब मुख्यमंत्री ने ये बात वहाँ कही थी कि कुशाभाऊ ठाकरे अब नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मुझसे अपना दुख दर्द कहिए, मुझसे अपनी बात कहिए, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने कुशाभाऊ ठाकरे के साथ काम किया है और कार्यकर्ता से संवाद की शैली को ये पीढ़ी बहुत समझती है। कार्यकर्ता चुप रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। वो चाणक्य की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो सत्ता परिवर्तन कराने में समवेत भूमिका जरूर निभा सकता है, एकला वाली भूमिका में वो नहीं होता है, लेकिन शिखा उसकी भी है। और अगर उसका भी कोई घनानंद अपमान करता है तो चोटी उसकी भी खुलती है। इस संकल्प के साथ कि देखते हैं, आप हमारी मातृतुल्य पार्टी हैं, बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आपने जो किया है ये ठीक नहीं किया। तो ये पार्टियों को इस समय तो और ध्यान रखना है कि कोई भी घनानंद पार्टी में उत्पन्न ना हो जो कार्यकर्ताओं का अपमान करे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। उपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, बहुत स्वागत करता हूं उपेंद्र जी। हरिशंकर खटीक जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, आपका भी स्वागत है। पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए शरद जी, अब तो बहुत कम वक्त है, तो दोनों ही दलों को अपने अपने तरह से तैयारियां करना ही होगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो है समन्वय की। जो जितना बेहतर समन्वय, जितना बेहतर संवाद स्थापित कर लेगा, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहां भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि जो प्रॉपर जो कार्यकर्ता था, जिनकी बदौलत आप सत्ता तक पहुंचे थे, उनसे कहीं दूरी बनी। तो उस चीज को कांग्रेस ने कुछ हद तक ठीक किया और अब नजर भी आ रहा है, एकजुटता का परिचय देने का प्रयास किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी में जहां तहां से ऐसी खबरें आती जाती रहती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास दोनों अनुभव है, संगठन का अनुभव भी है और फिर वो एक पीढ़ी जिसका प्यारेलाल खंडेलवाल या कुशाभाऊ ठाकरे, जिनके साथ उन्होंने संगठन को गढ़ना और बढ़ना दोनों सीखा है, तो अब उसी स्टाइल में वो नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने बुंदेलखंड के नेताओं से बात की, उसके बाद शाम होते होते हमें पता लग रहा है कि सतना के विधायक और जो पूर्व मंत्री है कुछ उनसे भी मुलाकात की। तो संवाद का स्तर उन्होंने बढ़ाया। जहां तहां से खबरें आ रही, चाहे सरकार को लेकर हो या संगठन की तरफ से कोई खबरें हो, तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समन्वय बताइए, बिठाइए और एक दूसरे को मिला दीजिए। यदि उनके बीच में कुछ बात है, दोनों दल सामने बैठ जाएंगे, दोनों लोग सामने बैठ जाएंगे, तो निश्चित है कि संवाद से सारे समाधान हो जाते हैं। तो उस तरफ बढ़ रहे हैं और इसी स्टाइल में कांग्रेस भी नजर आ रही। दिग्विजय सिंह भी हमने देखा, बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल सभी जगह होकर आ गए। अरुण यादव इस समय बुंदेलखंड में घूम रहे, कमलनाथ जी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर समन्वय की जरूरत दोनों दलों को है और दोनों दल उसमें लगे। पर शिवराज जी ने अपने हाथ में कमान ली, ये नजर आ रहा। आने वाले दिनों में 2-4-6 दिन के भीतर हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे नेता कुछ व्यस्तताओं के चलते अभी है, लेकिन वो भी एक अच्छी भूमिका में नजर आए। बिल्कुल, लेकिन मनोज, यहाँ जिस तरह दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लिए एक भूमिका निभाते आए, शिवराज जी को भी एक माहिर भारतीय जनता पार्टी में उसी तरह की भूमिका निभाने वाले, संवाद के धनी, कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पैठ रखने वाले एक मजबूत व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व की जरूरत तो होगी। भूपेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों ही पार्टियां इस समय संवाद में भी जुटी हैं। दिग्विजय सिंह जी भी संयोग से बुंदेलखंड में ही थे। सत्यव्रत चतुर्वेदी और तमाम लीडर्स के साथ उनकी तस्वीर देखी गई और चर्चा का विषय भी रही। और दूसरी तरफ बीजेपी भी बुंदेलखंड में अपनी मान मनौवल, मेल मुलाकात, समझाइश, इन सब में जुटी है। जी भूपेंद्र जी। देखिए, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है जी। अब ज्वालामुखी को एक बाल्टी पानी से आप ठंडा नहीं कर सकते। जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी एक प्रहसन कर रही है बैठकों का, बातचीत का, अगर जो है ये ज्वालामुखी रुक सकता होता तो लोगों को पार्टी से निकालना थोड़ी पड़ता है। कार्यकर्ताओं के भतीजे, रिश्तेदारों पर एफआईआर दर्ज थोड़ी करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज डरा के, लोगों को भयभीत करके अचीव करना चाहती। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो पतन का युग शुरू हुआ है,
वो इस भय की राजनीति के कारण ही शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश को इन्होंने डराने की कोशिश की, उनके ऊपर जो है दमन चक्र चलाने की कोशिश की, गरीबों को झोपड़ियाँ झुग्गियाँ तोड़ दी, 4 खंबे की किसी की होटल तोड़ दी। ये जो काम चल रहा है, इस दमन चक्र के कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में पहुंच रही है और ये लगातार हो रहा है। आप जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातचीत कर रही है, वो उनके पास आज मैं एक वीडियो देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो बहनाओं से कह रहे हैं कि अब हमने आपको ये पैसे दे दिए हैं तो अब हमें वोट देना, भाई के साथ रहना। तो क्या योजनाएं भी जो है रिश्वत के तौर पर बनाई जा रही हैं? क्या जो है जो हमारा जन कल्याण का दायित्व है किसी सरकार का, उसमें जो है वोट की कमिटमेंट ली जाएगी कि खड़े होकर बोलो कि हमें वोट दोगी? ये वीडियो सरेआम चल रहे हैं। इससे मतलब ये समझ में आता है कि आपकी जो नीयत है वो जन कल्याण की नहीं है। आपकी नीयत ये है कि टेम्परेरीली लोगों को प्रलोभन देकर और किसी तरह से चुनाव को हथियाओ और उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये जो नीति है जनता को मैं जवाब लेता हूं। आपने कुछ गंभीर बातें कही हैं, भूपेंद्र जी ने खटीक साहब कुछ गंभीर बातें कही हैं। पहली बात तो जो उनकी सबसे गंभीर आरोप समझ लीजिए आप, उनका आरोप ये है कि जो भी आपके बुंदेलखंड में तथाकथित रूप से अग्नि भड़क रही है, उसके लिए एक बाल्टी जल पर्याप्त नहीं है, कई फायर ब्रिगेड्स लगेंगी, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने ही कहा ये, लेकिन एक बाल्टी जल नहीं लगेगा तो कई फायर ब्रिगेड्स की आवश्यकता होगी, ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उनका एक आरोप तो ये है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बिखर चुकी हैं, प्रलोभन का भी आरोप है उनका। आप क्या कहेंगे? बात बुंदेलखंड से ही शुरू करते हैं क्योंकि आप उसी रीजन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जी खटीक साहब। जी द्विवेदी जी, हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वो अपने गलीवार में झांकने का काम नहीं करती। दूसरे में गलीवार में झांकने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी में कितने गुट हो गए हैं, कोई अरुण यादव का गुट है, कोई कांति भूरिया जी का गुट है, कोई अजय सिंह रावल भैया का गुट है, कोई कमलनाथ जी का गुट है, कोई दिग्विजय सिंह जी का गुट है। अगर मतभेद के लिए ये 2 लोग हैं जो 76 और 77 की उम्र में जा रहे हैं, जिनकी उम्र दराज इतनी पार हो गई है, अगर उनसे बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जी का तो कोई नाम मतभेद में बुंदेलखंड में कोई लेने नहीं चाहता, क्योंकि 10 साल या वो मुख्यमंत्री मतभेद की धरती में बढ़े। जी आपकी आवाज हमको जी और हम आपको महत्वपूर्ण चीज बता दें, पता नहीं चलता था कि लाइट कब आई और कब चली गई। तो दिग्विजय सिंह जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को मतभेद की धरती पर जनता भुला नहीं सकती। दूसरा, अगर हम आपको बताते हैं कि 15 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही। आपने जो मतभेद की धरती पर किया वो जनता के बीच में सब जानते हैं। आपने कहा था कि हम 4,000 रुपए मतभेद के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे। इनने एक बेरोजगारी भत्ता नहीं किया। इनने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इनने किसी का 2 लाख रुपए तक का कर्जा इनने किसी का माफ नहीं किया। हमारे मतभेद के मुख्य अभी आप बात बोल रही थी, आदमी गुप्ता जी बोल रहे थे कि 1 बाल्टी पानी के उसमें वैसे कुछ बात बोल रहे थे। तो हम आपको बता दें कि इनके घर में आग लगी है, इनकी आग भड़क रही है, वो आग भड़कने में पूरे मतभेद का ये दौरा कर रहे हैं कि मैंने आत्मा से तो पूछो न ये कमलनाथ जी के साथ में जाना चाहते हैं, न इसमें दिग्विजय सिंह के साथ में जाना चाहते हैं। उधर जीतू पटवारी आक्रोश में बैठे हुए हैं, फिर युवाओं के मतभेद कहे जाते हैं, उनको कोई लिफ्ट नहीं मांगा। उनका अगर बुंदेलखंड की बात करें तो सागर माने सागर संभाग कहलाता है। सागर संभाग में देखिए समुद्र है पूरा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और मध्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक सामंजस्य के आधार पर उतने मंत्रियों को सम्मान देते हैं, उतने विधायक लोगों को सम्मान देते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा, इस प्रकार से हमें करना है। वो इस प्रकार से मॉनिटरिंग हमारे मध्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। जैसे हमें मध्य की धरती पर गरीब और मध्यम वर्ग की माताओं बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना आई तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ और कांग्रेस के पेट में दर्द होकर उन्होंने कह दिया हम नारी सम्मान योजना चला रहे हैं। अरे तुमने देश में मध्य की धरती पर 60 साल राज किया, तुम क्यों माताओं बहनों के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों नहीं लेकर के आए? आज हमारे मध्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 10 तारीख को वो ऐतिहासिक दिन होगा कि 1,25,125 लाख माताओं बहनों के खातों में 1,000 रुपया 10 तारीख को डालने वाले हैं। इसकी कांग्रेस के मित्रों को खुशी हो रही है, बल्कि इनको
मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों सम्मान करने के लिए जा रही है? जी, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके घर में आग लगी है, ये अपनी आग नहीं बुझा पा रहे हैं। जरूर जी, लेकिन आग आपके घर में ईश्वर न करे लगे और ना ईश्वर करे ना करे कि भूपेंद्र जी यानी कांग्रेस के घर में लगे। भूपेंद्र जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, मैं बिल्कुल लौटता हूं। मैं मनोज जी की एक टिप्पणी लेकर आप ही की तरफ आता हूं। मनोज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप देख रहे हैं एक मैदानी स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस को करीब से आप देखते हैं, क्या आप कुछ चीज़ें क्या बदली हुई देख रहे हैं? मैं जो एक ऑब्जर्वर के नाते मैं महसूस करता हूं कि जो चीज़ें पहले बीजेपी में एक मजबूती की बात हम संगठन के स्तर पर देखते थे, वो चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा कि बिखर गई हैं, तार तार हो गई हैं, लेकिन वो चुनौती जरूर बनती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन के साथ जो नई पीढ़ी है, चाहे वो संगठन की हो या फिर मूल रूप से संगठन की ही हो, उसके सामने नेताओं को साथ लेकर चलने वाले संवाद के धनी नेताओं की चुनौती जरूर है। कांग्रेस में कमलनाथ जी का व्यक्तित्व तो बहुत सारी चीजों को पीछे धकेल देता है, सहमत हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से धैर्य की जरूरत होती है हर जगह, और जब पीढ़ियां बदलती है शरद जी, तो धैर्य की कमी दिखाई देती है। वो धैर्य होता है संयम, संवाद। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संवाद करेंगे तो जो चीज़ें कहीं से भी आती है वो गलत है, सही है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन बात करने से चीज़ों का समाधान निकलता है। तो निश्चित रूप से वो एक कमी जो पहले हम देखा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में यदि कोई बातें होती है तो संवाद को लेकर दो लोग बैठे रहते थे, उनके बीच संवाद हो जाता था, चीज़ें कम दिखाई देती थी, जहां से भी मतभेद या मनभेद होते थे तो उसको दूर करने का प्रयास होता था। ये नहीं कहते हम कि नहीं हुआ, प्रयास चल रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इन दोनों हम देख रहे हैं कि वो भी बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। वो एक अंतर और भी समझना होगा, दोनों विज्ञ राजनेता हमारे साथ हैं जिनका दीर्घ अनुभव है। कांग्रेस का कार्यकर्ता काले बादलों की तरह बहुत तेजी से बरसता है, लेकिन बड़ी जल्दी रिक्त होकर मन भी जाता है। कंधे पर हाथ रख दिया, मुस्कुरा के कहता भाई साहब भावावेश में बोल गए थे, क्षमा कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उमड़ता घुमड़ता भी नहीं है और बरसता भी नहीं है, लेकिन उसके मन तक अगर आप नहीं पहुंचे तो एक गहरी गठान उसके मन में जरूर बन जाती है, और ये गठान बड़ा नुकसान करती है। देखिए, बीजेपी के बारे में शरद जी ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो मतदाता है या जो कार्यकर्ता है वो किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन यदि वो नाराज होकर गठान बांधकर घर में बैठ गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, और घर से बाहर लाना उसके लिए संवाद की आवश्यकता होती है, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसीलिए उसको देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। देवतुल्य का मतलब यह है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है कि वो देव दुर्लभ इसलिए कि अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहेगा, और काम नहीं भी करेगा तो दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। ये फर्क है थोड़ा सा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कांग्रेस में वो समन्वय की बात दिखाई दे रही है, तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब उस तरफ बीजेपी बढ़ रही है, और इसलिए शिवराज जी हो या बाकी प्रदेश अध्यक्ष या तमाम तरह के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूरत है इसकी, जिसकी बहुत पहले हम देखने को भी मिलती थी बीजेपी। भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, उसके पहले मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ जी का व्यक्तित्व तो बहुत सारी चीजों को पीछे ले जाता है, क्योंकि वो पार्टी के निर्विवाद और सर्वमान्य लीडर, इस मायने में सर्वमान्य कि उनकी मान्यता को न उनके सामने कोई चैलेंज कर सकता है और न उनके पीछे कांग्रेस आला कमान के सामने भी कोई चैलेंज कर सकता है। और कांग्रेस आला कमान से लेकर मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ता से लेकर सब ये जानते हैं कि चुनाव 2018 की तरह 23 में भी नेतृत्व करने की क्षमता कमलनाथ जी के पास ही है। तो आप एक बड़ी चुनौती से तो मुक्त हैं, लेकिन और भी कई चुनौतियां हैं कि कहीं भीतर आपके यहाँ भी कुछ गांठें ना बची रह जाएं, उनका भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जो ठीक से समझे नहीं जाते हैं या उनको देने की जरूरत नहीं होती। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ इशारा कर रहा हूं। जी भूपेंद्र जी, देखिए, जो लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं उनमें बयानबाजी का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। वो बयान जो है सुबह जो और शाम के बयान को मिला लें तो आपको परिस्थिति समझ में आ जाएगी। और जो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व जो है सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राह्य है और सर्व स्वीकार्य है, और इसलिए नहीं बल्कि उनकी योग्यता के कारण आज जो है 6 महीने के महज छोटे से कार्यकाल में परिश्रम करके 2018 में सरकार वही लेकर आए थे। उनकी रणनीति, उनका जो तरीका है वो तरीका कांग्रेस पार्टी को ताकत दे रहा है और खड़ा कर रहा है।
दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जन्म के झुटेले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, 20 साल में जिन्होंने सिवा शोषण, भ्रष्टाचार और लूट के इस प्रदेश में कुछ नहीं किया। जी मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको वो ये क्षमा मंत्री रहे भाई, मेरी भाई चाहूंगा, लेकिन आप जो है एक इस तरह के देशज शब्दों की एक शब्दावली रच दीजिए चुनाव में, बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी उपयोगी होगी और हम लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। बुंदेलखंड का जो आपके शब्दों का उपयोग है, जी बिल्कुल रचेंगे जी। मैं निवेदन करूंगा, ये खटीक साहब मंत्री रहे हैं, इन्हें या तो ये स्वीकार करना चाहिए कि ये लोग विधानसभा में बैठ के झूठ बोलते हैं, या इनको जो है इस तरह की वाहियात बातें नहीं करना चाहिए कि हमने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। इनके मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया, इनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया, इसके बाद भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते। 27 लाख किसान इस प्रदेश के गवाह हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है। तो 98 लाख लोग उपभोक्ता इस प्रदेश के गवाह हैं जिनको जो है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिली। करोड़ों जो है लाखों जो है जितने हमारे योग्य हितग्राही हैं जिनकी दोगुनी जो है पेंशन हुई। इनकी सरकार ने यह भी बताया हुआ है विधानसभा में कि कितने बच्चों कितनी बच्चियों की शादी में 51,000 रुपया दिए गए, फिर भी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अब मैं बुंदेलखंड की बात करना चाहता हूं। ये बुंदेलखंड के नेता हैं खटीक साहब, हालांकि इनकी दुकान सिमट गई बुंदेलखंड में, टिकट के भी इनको लाले हैं। इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि कहां है ये अमृत सरोवर बुंदेलखंड में? पलायन हो रहा है। झांसी के बस स्टैंड और यहाँ के बस स्टैंड आपके भरे पड़े हैं पलायन करने वालों से, आपके छतरपुर के, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। टीकमगढ़ के बस स्टैंड भरे पड़े हैं पलायन करने वालों से। सुनिए एक मिनट, सागर का तालाब पी गए, एक जिंदा तालाब, ऐतिहासिक तालाब खा गए। ये तालाब किसने खाया? शिवराज भाजपा ने, नाराज भाजपा ने कि महाराज भाजपा ने? सागर में तो तीनों का जो है नंगा नाच चल रहा है, तीन गिरोह, तीनों लूट। समय कम है मेरे पास। खटीक साहब आप जवाब इन्हें देना चाहिए। कुछ और आरोपों की मशीन गन के साथ आए हैं आपके मित्र। सुनिए, आप बहुत गुप्ता, बहुत भूपेश गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत सम्मान करते हैं इसका, ठीक है। ये बुंदेलखंड की धरती पे इनका भी जन्म हुआ, हमारी बुंदेलखंड। जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी। जैसे शब्दों का एक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग करना और इससे ज्यादा मुझे करना आता है। नहीं, मेरा भी आग्रह रहेगा शब्दों की गरिमा का पालन हो। आप करिए, बताइए सागर का तालाब कौन खा गया? सागर का तालाब कौन खा गया ये बताइए। सागर का तालाब कौन खा गया ये बताइए। आपके यहाँ जो कागजी अमृत सरोवर बने वो कहाँ है बताइए। आप रेलवे लाइन ललितपुर से छतरपुर तक कहाँ है सागर का तालाब? सागर का तालाब कौन खा गया बताइए। किसने दिया? सागर का तालाब कौन खा गया ये बताओ ना भाई। किसने दिया? क्या कांग्रेस खा गई सागर के तालाब को? कांग्रेस पार्टी कौन खा गया सागर का तालाब? बुंदेलखंड की धरती है। सागर का तालाब कौन खा गया? सागर का तालाब कौन खा गया ये तो बताओ भैया। सागर का तालाब कौन खा गया ये तो बताइए। भूपेन्द्र जी सुन लेते, आप तो मेरा आग्रह था, उनकी आवाज बीच बीच में आपकी आवाज में क्या होता है जी। आपको विधानसभा की जानकारी नहीं है, आप विधानसभा में नहीं गए अभी तक, जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। हम 3 बार गए, आप तो गए ना, आप तो गए हैं। तो विधानसभा में आपके मंत्री झूठ बोलते हैं क्या है बताइए आप। भूपेन्द्र जी सुन लीजिए, आपके मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में? इसका जवाब दीजिए। हमें या नामे गाने क्यों गा रहे हो आप? कौन झूठ बोलता है? आपका मंत्री विधानसभा में झूठ बोलता है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ आपका मंत्री झूठ बोलता है क्या विधानसभा में? ये सोच रहा हूँ कहना चाहते हैं कि मैं बहस कर रहा हूँ या विवाद को जन्म दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर इसका कोई तथाकथित पाप है तो उसका भागी मैं ही सर्वाधिक हूँ। कि जहाँ चीजें तथ्य से अलग हट गई हैं, अटक गई हैं, भटक गई हैं, हम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कई शब्द ऐसे भी हैं जो नाराजगी और क्रोध में बोले जाते हैं,
मैं इस बात में सहमत रहूंगा खटीक जी के साथ कि बेशर्म जैसे शब्दों से बचें। भूपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे भी वरिष्ठ हैं, मैं उनसे नहीं कह सकता कि भाषा का संयम और भाषा की मर्यादा का पालन हम करें, लेकिन बेशर्म अगर हम बोलेंगे किसी को, अपने प्रतिद्वंदी को, तो वो भी ऊंची आवाज में कुछ ना कुछ बोलेगा। मुझे लगता है कि गहरे दार्शनिक वृत्ति के अध्येता हैं भूपेंद्र जी। उनके पास न शब्दों की कमी है, न भाषा की कमी है, न अलंकार की कमी है। मुझे लगता है कि बेशर्म, झुठेले, झूठ बोलने वाले, ये शब्दों के लिए दूसरे पर्यायवाची शब्द भी बड़ी संख्या में मौजूद है। भूपेंद्र जी, एक बार मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाषा की मर्यादा पर सिर्फ आपके साथ आधे घंटे की एक चर्चा में मैं और आप बैठेंगे। अभी वक्त की मर्यादा है, नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ाता कि क्या झुठेले, बेशर्म और इस तरह के शब्दों को हम जारी रखें। मैं आपके साथ जरूर बैठूंगा और हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे, और हो सका तो इसी सप्ताह। एक सेकंड मुझे देंगे तो मैं आपका अनुग्रहित होऊंगा। बोल लीजिए। एक सेकंड अगर प्रयोग नहीं कीजिएगा जी। आप ये बताइए कि विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है और ये लगातार उसमें झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए बताइए। असत्य संभाषण, असत्य संभाषण अगर मुझ अज्ञानी से पूछेंगे आप, तो आप असत्य बोल रहे हैं, सत्य से परे है आपका वक्तव्य। बहुत धन्यवाद आप तीनों को। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कौन किसके साथ। नमस्कार।